हेलो एंड वेलकम बैक टू नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स बाय इतिशा। आज के शॉर्ट वीडियो के लिए मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो आप सभी ने हॉस्पिटल सेटिंग्स में बहुत बार सुना होगा। इट इज बेसिकली एन एनालिसिस टेस्ट जो कि डॉक्टर्स बहुत बार प्रिस्क्राइब करते हैं, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो क्रिटिकली इल हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज नोन एज एबीजी एनालिसिस, राइट। अब आपको लग रहा होगा हाँ ये तो बहुत बार सुना है, राइट। सो आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस टेस्ट, ये एबीजी टेस्ट बहुत बार प्रिस्क्राइब किया जाता है उन पेशेंट्स के लिए जो क्रिटिकली इल हैं। क्रिटिकली इल किन कंडीशंस के लिए? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एनी ऑफ द हार्ट कंडीशन, एस्थमा का कंडीशन, सीओपीडी का कंडीशन, सिस्टिक फाइब्रोसिस का कंडीशन, कोई भी ऐसा क्रिटिकल कंडीशंस है जिसकी वजह से पेशेंट हॉस्पिटल में टर्मिनली इल है या क्रिटिकली इल है, उस कंडीशन में हम एबीजी टेस्ट प्रिस्क्राइब किया जाता है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन ये आता है कि एबीजी होता क्या है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। एंड सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि अगर हमारे सामने एबीजी रिपोर्ट आ गई, भाई एबीजी करने वाली बात होती है तो भाई गए, हमने आर्टरी से ब्लड निकाला, उसको टेस्टिंग के लिए दिया एंड हमारे सामने एक रिपोर्ट निकल के आ जाती है। बट जब हमारे सामने रिपोर्ट निकल कर आती है उसको इंटरप्रेट कैसे करें, उस रिपोर्ट को देखकर समझें कैसे कि भाई जो पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू लिखा है, पीएच का जो वैल्यू लिखा है, उसका मतलब क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। इस रिपोर्ट को देख के व्हाट शुड बी फाइंड आउट कि पेशेंट में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। सो इन टुडेस वीडियो आप ये सीखने वाले हैं कि एबीजी एनालिसिस को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। सो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एबीजी क्या है? एबीजी स्टैंड्स फॉर आर्टीरियल ब्लड गैस। सो एबीजी क्या मेजर करता है, आपको स्क्रीन पे पूरा सारी चीजें लिखी हुई दिख जाएंगी, आप चाहे तो पॉज करके इसको देख सकते हैं। एबीजी मेजर क्या करता है? एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ द आर्टीरियल सर्कुलेशन, यानी हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी के अंदर वेन्स है और आर्टरीज है, राइट। वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, व्हाइल आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सिंपल सा मतलब है ऐसा ब्लड जो कि रिच है ऑक्सीजन के अंदर, करेक्ट। अब ऐसा ब्लड जो रिच है ऑक्सीजन के अंदर, अगर इस ब्लड का ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, दैट मींस ब्लड ऑर्गन्स, ब्लड टिश्यूज या कह लीजिए ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होगी। सो इट कैन रिजल्ट इनटू हाइपोक्सीमिया एंड हाइपोक्सिया एज वेल। ओके, सो ये जो एबीजी एनालिसिस है ये बेसिकली ये बताएगा कि हमारे आर्टरीज में जो ब्लड है वो एसिडिक है या अल्कलाइन है। दूसरी चीज इट इज ऑल्सो गोइंग टू मेजर द अमाउंट ऑफ two major gases, that is the amount of carbon dioxide and the amount of oxygen in the arterial circulation. And जो टेस्ट जो यूजुअली इसके लिए किया जाता है दैट इज नोन एज एलेन्स टेस्ट। तो ये नाम याद रखिएगा, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट करते हैं उसमें एबीजी के ऊपर क्वेश्चन बहुत मेजर चांसेस है कि आता ही है एंड ये टेस्ट भी पूछा जाता है। ओके, सो अब बात आती है कि एबीजी के कंपोनेंट्स क्या है। एबीजी एनालिसिस के या एबीजी टेस्ट के 4 मेन कंपोनेंट्स है। सबसे पहला होता है पीएच, जो आपने नाम ऑब्वियसली सुना ही होगा। दूसरा होता है PaO2 दैट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा आता है PaCO2 दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड चौथा आता है HCO3 दैट इज ऑल्सो नोन एज बाइकार्बोनेट। ओके, तो पहले हम बात करते हैं पीएच की। जल्दी से हम समझते हैं पीएच एक्चुअली क्या है। पीएच मेजर करता है कि ब्लड के अंदर यानी आर्टीरियल सर्कुलेशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ H+ आयंस है, कितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, दैट इज टोल्ड बाय पीएच। ओके, तो दैट मींस पीएच क्या एक्सप्लेन करता है? पीएच एक्सप्लेन करता है एसिडिटी या फिर अल्कलिनिटी। नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीएच क्या होती है? 7.35 to 7.45 ऑफ आर्टीरियल ब्लड। एक बार फिर से आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नॉर्मल वैल्यूज ही आपको याद रखनी है जो इस पूरे टेस्ट का एक्चुअली कंक्लूजन है या इस पूरे टेस्ट को इंटरप्रेट करने में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। पीएच का नॉर्मल वैल्यू होता है 7.35 to 7.45। दैट मींस अगर किसी भी पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट में पीएच का वैल्यू 7.45 से ज्यादा है, दैट मींस इट इज अ कंडीशन ऑफ एल्कोलोसिस या एल्कलिनिटी उसके ब्लड में ज्यादा है या बेसिसिटी ज्यादा है। अगर किसी पेशेंट का पीएच 7.35 से कम आता है, दैट मींस उसका जो ब्लड है दैट इज हैविंग एसिडोसिस का कंडीशन, यानी कि एसिडिक कंटेंट उसके ब्लड में ज्यादा है। तो याद रखिएगा पीएच इज 7.35 to 7.45। दूसरा इसका आता है मेजर कंपोनेंट दैट इज पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड। अब पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड क्या मेजर करता है? नाम से समझ में आ रहा है, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड ये मेजर करता है अमाउंट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड बाय ब्लड, ताकि वो लंग से बाहर एक्सक्रीट आउट हो सके। अब ये हम सबको नॉर्मल मैकेनिज्म पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे लंग्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे ब्लड से लेकर
बाहर गैस के फॉर्म में रिलीज आउट करते हैं, राइट? तो इस पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल वैल्यू फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू रिमेंबर इट, दैट इज 35 to 45 mm ऑफ Hg। अगर आपको pH का वैल्यू याद है जो कि 7.35 to 7.45, तो ये जो 35 और 45 आया सेम है पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल वैल्यू कितना हो गया? 35 to 45 mm ऑफ Hg। याद रखिएगा, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्चुअली अ रेस्पिरेटरी पैरामीटर। यानी कि पहला पॉइंट यहां क्लियर हो गया क्वेश्चन में कि अगर किसी भी क्वेश्चन पेपर में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू ऊपर नीचे समझ में आ रहा है, ऊपर नीचे दिख रहा है, दैट मीन्स क्लियर कंडीशन है कि वो रेस्पिरेटरी है। कार्बन डाइऑक्साइड में कोई भी ऑल्ट्रेशन आता है तो वो रेस्पिरेटरी कंडीशन में जाएगा। ओके, तो दूसरी पॉइंट, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड में आप याद रखिएगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप हमेशा रिलेट कीजिएगा एसिड के साथ। दूसरा पॉइंट जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का जो वैल्यू है वो पीएच के साथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस जैसे पीएच का नॉर्मल वैल्यू है 7.35 to 7.45, अगर 7.35 से कम होता है तो वो एसिडिक कहलाता है। करेक्ट, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी। वैसे ही पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड अगर 45 से ज्यादा जाएगा, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल वैल्यू क्या था? 35 से 45। तो अगर पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड 45 से ज्यादा जा रहा है तब वो एसिडिक कहलाएगा, और अगर पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड 35 से कम जा रहा है तो वो अल्कलोसिस कहलाएगा या अल्कलाइन कहलाएगा। तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि पीएच 7.45 से ज्यादा जाता है तो वो बेसिक कहलाता है, वाइल पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड अगर 35 से कम जाता है तो वो बेसिक कहलाता है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। तीसरा कंपोनेंट जिसकी हम बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज नोन एज बाइकार्बोनेट या फिर HCO3। सो HCO3 एक्चुअली मेजर करता है एबिलिटी ऑफ द किडनी टू रिटेन एंड एक्सक्रीट बाइकार्बोनेट, किडनी की क्षमता कि वो बाइकार्बोनेट को अपने अंदर रिटेन करे एंड बाइकार्बोनेट को अपने अंदर से निकाल के फेंके। तो इस HCO3 या बाइकार्बोनेट का नॉर्मल वैल्यू कितना है? 22 से लेकर 26 मिलीमोल्स पर लीटर। अगेन आई रिपीट, 22 से लेके 26, 22 से लेके 26 मिलीमोल पर लीटर इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ HCO3। अब HCO3 के अमाउंट को कौन कंट्रोल करता है? दैट इज किडनीज। HCO3 की जब भी हम बात करेंगे आप स्ट्रेट अवे समझ लेना कि हम किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, मेटाबॉलिक कंडीशन की। फिर से हम रिपीट करते हैं, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी कंडीशन की, अगर हम HCO3 की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिक कंडीशन की। अब ये जो HCO3 है ये pH के साथ सेम डायरेक्शन में काम करता है, दैट मींस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH। हमने बात किया अगर pH का वैल्यू 7.35 से कम है तो वो एसिडिक है। सेम चीज अगर बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3 का वैल्यू 22 से कम जाता है तो वो एसिडिक कंडीशन में जाएगा। अगर pH का वैल्यू जैसे 7.45 से ऊपर जा रहा था तो बेसिक था, अल्कलाइन था। सेम वे HCO3 का वैल्यू अगर 26 से ज्यादा जाता है तो वो बेसिक कहलाएगा। अब आते हैं इसके चौथे कंपोनेंट की तरफ जिसका नाम है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली मेजर करता है अमाउंट ऑफ पार्शियल ऑक्सीजन विच इज डिसॉल्व्ड इन ब्लड। इसका नॉर्मल वैल्यू है 80 to 100 mm ऑफ Hg। ये बेसिकली इतना बताएगा कि जो ब्लड है वो हाइपोक्सीमिया की कंडीशन में है या नहीं। तो बेसिकली जब हम ABG एनालिसिस के इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो हमें तीन कंडीशंस को या तीन कंपोनेंट्स को सबसे ज्यादा अच्छे से याद रखने की जरूरत है, दैट इज नोन एज pH, PaCO2 एंड HCO3। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? आपके सामने अगर रिपोर्ट है तो इसको हम इंटरप्रेट कैसे करें, समझे कैसे, उसके लिए तीन स्टेप्स यहाँ पे मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर रखे हुए हैं। एक एक स्टेप हम धीमे धीमे चलते हैं, लास्ट में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो पहला आता है स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या आता है? फाइंड आउट वेदर इट इज एसिडोसिस और अल्कलोसिस। किसके थ्रू फाइंड आउट करना है? पीएच के थ्रू। किसी भी पेशेंट का जो भी रिजल्ट्स आपके सामने दिए सबसे पहले आप ध्यान किसके पे लगा दो? पीएच पे लगा दो। आप पीएच का आप नॉर्मल वैल्यू याद करो। पीएच का नॉर्मल वैल्यू कितना था? 7.35 से 7.45। पेशेंट की वैल्यूज अगर 7.35 से कम आएगी तो इट इज एसिडिक, 7.45 से ज्यादा आएगी तो इट इज अल्कलोसिस। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्क्रीन पे एग्जाम्पल भी लिखा है, अगर कंसिडर करोगे किसी भी पेशेंट का पीएच वैल्यू आता है 7.25 तो 7.25 क्या हो गया? स्ट्रेट अवे एसिडोसिस का कंडीशन। एक और एग्जाम्पल, अगर पीएच का वैल्यू है 7.65 तो 7.45 से ज्यादा है तो क्या कंडीशन हो गया? अल्कलोसिस। तो पहला कंडीशन हमें, पहला स्टेप जो हमें याद रखने की जरूरत है दैट इज
स्ट्रेट अवे देखो पीएच के ऊपर कि पीएच एसिडिक की तरफ जा रहा है या फिर अल्कोलोसिस की तरफ जा रहा है। तो क्लियर हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, अब ये फाइंड आउट करना कि ये रेस्पिरेटरी कंडीशन है या मेटाबॉलिक कंडीशन है। तो थोड़ी देर पहले जब हम 4 कंपोनेंट्स डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको क्लियर बताया था कि जब भी हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो वो रेस्पिरेटरी पैरामीटर है। जब हम बाइकार्बोनेट या HCO3 की बात करते हैं तो वो मेटाबॉलिक पैरामीटर है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2 का वैल्यू एबनॉर्मल है लेकिन बाइकार्बोनेट या HCO3 का वैल्यू नॉर्मल है तो वो आएगा रेस्पिरेटरी कंडीशन में। अगर CO2 का वैल्यू नॉर्मल है लेकिन HCO3 का वैल्यू एबनॉर्मल है तो वो आएगा मेटाबॉलिक कंडीशन में। तो आपको सेकंड स्टेप में क्या याद रखना है, पीएच हमने देख के समझ लिया कि एसिडोसिस है कि अल्कोलोसिस है। स्टेप 2 में हम क्या समझेंगे, स्टेप 2 में हमें ये समझना है कि वो रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्टर्ड है तो रेस्पिरेटरी, अगर बाइकार्बोनेट एबनॉर्मल है तो क्या, मेटाबॉलिक। ओके, अब चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे लिखा है, पेशेंट का पीएच है 7.56, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड है 28, HCO3 है 22। आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी मैंने आंसर दे रखा है बट इसको समझते हैं कैसे। पहले मैंने स्टेप 1 में क्या बोला था, सीधे पीएच पे फोकस करो। तो पीएच कितना है 7.56, यानी कि जो नॉर्मल वैल्यू थी 7.435 से 7.45 उससे ज्यादा है। तो क्लियर कट बात समझ में आ गई, क्या हो गया, ये अल्कोलोसिस का कंडीशन। अब हम दूसरी चीज देखते हैं कि भाई इसमें ऑल्टर्ड क्या है। CO2 की वैल्यू कितना है 28, अब नॉर्मल वैल्यू कितनी थी CO2 की 35 से 45। तो भाई यहां समझ में आ गया, ये तो 28 दिया है, 35 तो नॉर्मल स्टार्ट हो रहा है, तो ये रेस्पिरेटरी का कंडीशन है। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, पीएच का वैल्यू दिया है 7.25, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू दिया है 37 और बाइकार्बोनेट का वैल्यू दिया है 15। अगर अब हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो अगेन फिर से सबसे पहले कहां ध्यान दो, पीएच पे ध्यान दो। तो पीएच, पेशेंट का पीएच कितना दिया है यहाँ पे 7.25, तो 7.25 7.35 से कम है, नॉर्मल वैल्यू से कम जा रहा है, तो क्या हो गया, ये एसिडोसिस। अब दूसरा स्टेप क्या था, देखो भाई कि रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है, यानी कि CO2 नॉर्मल रेंज में है कि एबनॉर्मल, भाई CO2 तो नॉर्मल रेंज में है क्योंकि 37 दिया है स्क्रीन पे। नॉर्मल वैल्यू तो होती है कितनी, 35 से 45, तो ये रेस्पिरेटरी तो नहीं है। अब चलते हैं बाइकार्बोनेट की तरफ। HCO3 का वैल्यू कितना दिया है 15, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 22 से 26, तो ये क्या आ गया, ये एबनॉर्मल है या लो है, तो ये क्या कंडीशन होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आई होप ये पहले स्टेप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पे दिया है कि पेशेंट का वैल्यू पीएच दिया है 7.40, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड दिया है 28, HCO3 यानी बाइकार्बोनेट दिया हुआ है 30। अब पहले प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना, पीएच का वैल्यू दिया है 7.40। भाई अब क्वेश्चन तो आएगा कि नॉर्मल वैल्यू तो पीएच की 7.35 से 7.45 होती है, यानी पीएच तो नॉर्मल रेंज में आ रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एसिडोसिस या अल्कोलोसिस। इसे हम अल्कोलोसिस ही बोलेंगे। अब क्वेश्चन उठता है क्यों, इसे हम अल्कोलोसिस इसलिए बोलेंगे क्योंकि दिस इज स्लाइटली टुवर्ड्स द अल्कलाइन साइड। नॉर्मल वैल्यू क्या था 7.35 से 7.45, तो ये था स्लाइटली टुवर्ड्स द अल्कलाइन साइड, इसलिए ये हो गया अल्कोलोसिस में जाएगा। दूसरा आता है पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू जिसमें 28 है और पार्शियल बाइकार्बोनेट का वैल्यू कितना है 30, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एबनॉर्मल है, कार्बन डाइऑक्साइड एबनॉर्मल तो है, नॉर्मल वैल्यू कितना था 35 से 45, नॉर्मल वैल्यू कितना है 28, यानी कि ये तो बेसिक की तरफ जा रहा है, अल्कलाइन की तरफ जा रहा है, और हमारा पीएच भी किस तरफ था, अल्कलाइन की तरफ था, तो कंडीशन तो ये रेस्पिरेटरी हो गई। बट अभी यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि भाई बाइकार्बोनेट भी तो 30 जा रहा है, बाइकार्बोनेट भी तो एबनॉर्मल है, जबकि बाइकार्बोनेट का नॉर्मल वैल्यू कितना था 22 से 26, बट बाइकार्बोनेट किसकी तरफ जा रहा है, वो भी बेसिक की तरफ जा रहा है, तो हम किसको कंसीडर करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जब पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड हमारा जो बाइकार्बोनेट है जब दोनों एबनॉर्मल हैं, उस चीज को समझने के लिए हमें जरूरी है दैट वी अंडरस्टैंड द स्टेप नंबर 3 दैट इज नोन एज फाइंडिंग आउट द कंडीशन ऑफ कॉम्पेंसेटेड, अनकॉम्पेंसेटेड और पार्शियल कॉम्पेंसेटेड। यानी कि जब भी हमारी बॉडी में अगर पीएच का वैल्यू ऑल्टर होता है, पीएच का वैल्यू ऑल्टर क्यों होगा, क्योंकि या तो कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, या बाइकार्बोनेट का वैल्यू नॉर्मल से हट के ऊपर हो रहा है या कम हो रहा है। कोई भी एक चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू अगर डिफर करेगा उसके नॉर्मल से, तो बाइकार्बोनेट इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए यानी पीएच को नॉर्मल पे लाने के लिए कॉम्पेंसेट करेगा,
राइट? तो इस चीज को वी नीड टू अंडरस्टैंड थ्रू स्टेप नंबर 3. ओके, अब ये 3 पॉइंट्स जो आपकी स्क्रीन पे सामने लिखे हुए हैं, ये समझ लीजिए गोल्डन की पॉइंट्स हैं आपके इस एबीजी इंटरप्रिटेशन में. इसको ध्यान से देखिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपीज में या पॉज करके दोबारा रीड कीजिएगा. पहला पॉइंट लिखा है, अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में पीएच का वैल्यू नॉर्मल है तो सीधे से क्लियर कट समझ लीजिए दैट इट इज अ कंडीशन ऑफ फुल्ली कॉम्पनसेटेड. कोई भी कॉम्पनसेशन करने की जरूरत नहीं है. पीएच नॉर्मल में आ गया यानी कहीं से भी कोई भी भरपाई करने की, भरपूरी करने की जरूरत नहीं है. पहला पॉइंट, पीएच का वैल्यू अगर नॉर्मल दिया है तो दैट इज अ कंडीशन ऑफ फुली कॉम्पनसेटेड कंडीशन. दूसरा पॉइंट, अगर पीएच, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्बोनेट ऑल 3 आर एबनॉर्मल, तीनों चीजें अगर एबनॉर्मल है, तीनों चीजें बिल्कुल अपने नॉर्मल वैल्यू से हट के आ रही है, देन इट इज अ कंडीशन ऑफ पार्शियल कॉम्पनसेटेड. क्योंकि इसका मतलब ये है कि भाई एक दोनों एबनॉर्मल है, एक एबनॉर्मल तो था ही, उसकी भरपाई करने के लिए दूसरा भी एबनॉर्मल तो हुआ, रेंज उसने चेंज किया, तब भी पीएच नॉर्मल पे नहीं आ पाया, इसलिए इट इज बोलेंगे पार्शियल कॉम्पनसेटेड. तीसरा आता है, अगर पीएच एबनॉर्मल है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्बोनेट में से कोई भी एक नॉर्मल जा रहा है बल्कि दूसरा एबनॉर्मल जा रहा है, तो वो जाएगा अनकॉम्पनसेटेड की कंडीशन में. तो लेट अस गो टू द प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे फ्रेम करके रखा है आपके लिए सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है. इसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या कंडीशन है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पीएच का वैल्यू पेशेंट का दिया 7.26, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड दिया 32 एंड बाइकार्बोनेट का वैल्यू दिया 18. तो स्टेप नंबर 1 रिकॉल कीजिए. स्टेप नंबर 1 क्या था? सबसे पहले सीधे पीएच पे फोकस करो भाई. तो पीएच कितना दिया? 7.26. नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है पीएच की? 7.35 से 7.45. तो 7.26 किस तरफ जा रहा है? एसिडोसिस. तो क्लियर कट कंडीशन हो गई कि ये तो भाई एसिडोसिस का कंडीशन है. दूसरी बात, अब आते हैं रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है. तो रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक देखने के लिए क्या करना होगा हमें, जो कि हमारा स्टेप नंबर 2 है. कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू कितना है? 32. 32 क्या है? नॉर्मल रेंज में नहीं है, राइट? नॉर्मल रेंज कितना था? 35 से 45. लेकिन ये 32 है तो ये किस तरफ जा रहा है? एल्कलोसिस की तरफ. और हमारा पीएच क्या है? एसिडोसिस है. तो ये तो कट शॉर्ट हो गया, तो गलत हो गया भाई, नहीं मैच नहीं कर रहा. रेस्पिरेटरी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पीएच के साथ की तरफ नहीं जा रहा है. तीसरे की तरफ बढ़ो भाई. तीसरा क्या है? बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट क्या है? 18 है. अब 18 कितना है? नॉर्मल रेंज कितना था बाइकार्बोनेट का? 22 से 26. तो बाइकार्बोनेट कितना है? 18. यानी किस तरफ है? एसिडोसिस की तरफ. करेक्ट? तो जो भी चीज पीएच के साथ मेजर करेगी, यानी अगर पीएच एसिडोसिस है तो CO2 या फिर बाइकार्बोनेट भी एसिडोसिस होना चाहिए, तब उसको हम कंसीडर करते हैं. जैसे इस क्वेश्चन में पीएच किस में आ रहा है? एसिडोसिस में. कार्बन डाइऑक्साइड किस में जा रहा है? एल्कोलोसिस में. तो ये दोनों अलग हो गए, तो ये रेस्पिरेटरी का कंडीशन तो नहीं है. तीसरी तरफ आते हैं, बाइकार्बोनेट किस में आ रहा है? एसिडोसिस में. यानी कि पीएच और बाइकार्बोनेट मेजर हो गए, सेम हो गए, एसिडोसिस. तो ये कंडीशन क्या बन गई? मेटाबॉलिक एसिडोसिस. अब सवाल उठता है स्टेप नंबर 3 का, ये क्या है? अनकंपनसेटेड है, फुली कॉम्पनसेटेड है, पार्शियली कॉम्पनसेटेड है. तो ये कंडीशन है जिसे हम बोलते हैं पार्शियली कॉम्पनसेटेड. क्यों बोलेंगे पार्शियली कॉम्पनसेटेड? अगर जस्ट अभी आप रिकॉल करोगे, प्रीवियस टॉपिक में मैंने बताया, अगर जब तीनों चीजें अब नॉर्मल हैं, पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड एंड HCO3, जब तीनों चीजें अब नॉर्मल हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्शियली कॉम्पनसेटेड. सो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस व्हिच इज पार्शियली कॉम्पनसेटेड. ओके, अब एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए. प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, आपके सामने पीएच का वैल्यू दिया है. पीएच कितना दिया है? 7.44. पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया है? 30. HCO3 कितना दिया है? 21. ओके, स्टेप नंबर 1 क्या था? सीधे पीएच पे फोकस करो. तो पीएच कितना है? 7.45. अब आप सोचोगे ये तो 7.45 है, नॉर्मल तो 7.35 से 7.45 होता है, तो ये तो नॉर्मल है, इसको तो हम क्या लिखें? बट इसको हम लिखेंगे एल्कलोसिस. क्यों? क्योंकि दिस इज स्लाइटली टुवर्ड्स द एल्कलाइन साइड. 7.45 है नॉर्मल रेंज में, बट बिल्कुल बॉर्डर लाइन की तरफ आ गया. बॉर्डर लाइन में भी किस तरफ? एल्कलाइन की तरफ, एल्कलोसिस की साइड. तो पीएच को हम कंसीडर कर लेंगे एल्कलोसिस में. अब स्टेप नंबर 3 में क्या था? रेस्पिरेटरी देखो या फिर बाइकार्बोनेट देखो. तो अब रेस्पिरेटरी देखने के लिए हमने क्या दिया? देखा कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू कितना है? 30. अब हमने पढ़ा था नॉर्मल वैल्यू होता है 35 से 45. अगर 35 से कम जाता है तो वह है एल्कलोसिस का कंडीशन. तीसरी तरफ आते हैं हम, बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट कितना है? 21.
नॉर्मल वैल्यू कितना था 22 से 26, तो ये किस में आ जाएगा, 21 तो कम है ना 22 से, तो किस में आ जाएगा ये एसिडोसिस में। अब पीएच के साथ देखो कौन में सेम लग रहा है, पीएच तो अल्कोलोसिस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी अल्कोलोसिस में आया। तो इस क्वेश्चन में अगर आप क्लियरली देखोगे पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड सेम ट्रैक पे जा रहे हैं, अल्कोलोसिस, तो ये कंडीशन क्या होगा, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। अब बात आती है कॉम्पेंसेशन की, जो कि था हमारा स्टेप नंबर 3। तो कॉम्पेंसेशन में हमें देखना है कि पीएच का वैल्यू क्या है, पीएच भाई नॉर्मल रेंज में आ रहा है। अब क्योंकि पीएच नॉर्मल रेंज में आ रहा है तो दिस इज द कंडीशन ऑफ फुली कॉम्पेंसेटेड, तो दिस इज रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस व्हिच इज फुली कॉम्पेंसेटेड। चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं, इसको हम और बेटर समझते हैं। पीएच का वैल्यू दिया है पेशेंट में 7.1, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू दिया है 40 एंड बाइकार्बोनेट या फिर HCO3 का वैल्यू दिया है 18। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पीएच पे फोकस करो। तो पीएच कितना है 7.1, नॉर्मल से बहुत दूर है, पर है किस तरफ, एसिडोसिस की तरफ। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 40, नॉर्मल वैल्यू कितना था 35 to 45, तो ये तो नॉर्मल रेंज में आ गया। बाइकार्बोनेट कितना है 18 में कितना आता है 18 यानी कि एसिडोसिस की तरफ, तो ये पीएच हमारा क्या है एसिडोसिस, बाइकार्बोनेट क्या एसिडोसिस, सेम ट्रैक पे जा रहे हैं दोनों चीजें, तो ये कंडीशन क्या होगी, ये होगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बट अब बात आती है फिर से वही कंपनसेशन की अनकॉम्पनसेशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर पीएच का वैल्यू एबनॉर्मल है और दोनों में से यानी कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट में से कोई भी एक नॉर्मल रेंज में है और एक एबनॉर्मल रेंज में है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अनकॉम्पेंसेटेड। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर कट सोल्यूशन है किसका, मेटाबॉलिक एसिडोसिस व्हिच इज अनकॉम्पेंसेटेड। तो ये था एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन आज के इस वीडियो के लिए, इस एबीजी एनालिसिस के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको इसमें एबीजी इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको क्लियर कट याद रखने हैं तीनों चीजें के नॉर्मल वैल्यूज एंड सबसे जो 3 गोल्डन पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि अगर पीएच नॉर्मल रेंज में है तो दैट इज फुली कॉम्पनसेटेड, अगर पीएच CO2 HCO3 तीनों एबनॉर्मल है देन इट इज पार्शियली कॉम्पनसेटेड, अगर पीएच का कंडीशन एबनॉर्मल है एंड कोई एक नॉर्मल यानी CO2 या बाइकार्ब में से कोई एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल है देन इट इज अ कंडीशन ऑफ अनकॉम्पनसेटेड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एबीजी इंटरप्रिटेशन को मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एबीजी एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया वीडियो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो डू लाइक माय वीडियो, डू लीव अ कमेंट ऑन टू द कमेंट सेक्शन ताकि मुझे समझ में आए कि आपको मेरी टीचिंग समझ में आ रही है। एंड डू शेयर, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।